तो कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ो? आई होप जहां पे भी होगे भौकाल काट रहे होगे और मजे में होगे और अपनी घुसके की तैयारी कर रहे होगे। तो फिर से नए चैप्टर में मैं आ गया हूँ सूरज सर आपके साथ कैपेसिटर में। ठीक है, कैपेसिटर की पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बिना किसी देरी के थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो आइए, ठीक है, कैपेसिटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। आई होप आपने किया भी होगा अच्छे से, बट मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आपको एक बार थ्योरी रिकैप करा देता हूं। क्या है थ्योरी भाई? पैरेलल कैपेसिटर। ठीक है, दो टाइप के कैपेसिटर है हमारे सिलेबस में, पैरेलल है और एक स्फेरिकल है। तो जो मेन 90% पैरेलल प्लेट वाला है और 1% ही स्फेरिकल वाला है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसके अंदर? दो केस होता है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विथ डाइलेक्ट्रिक। सर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल का नाम है जो कि इंसुलेटर की तरह होता है, उसी को क्या बोला गया है? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अगर कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है तो आप कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे? जब डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तब क्या आएगा? दोनों मैंने बता दिया, तो एक एक करके समझते हैं। अभी इसके अंदर क्या भाई? एयर या वैक्यूम? एयर और वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो एयर बोलूं या वैक्यूम बोलूं, आपको इस चैप्टर में क्लैरिटी आनी चाहिए। सर सही बोल रहे, एयर या वैक्यूम दोनों के लिए सेम। क्लियर? ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? d, और इन दो प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोल दिया मैंने v नॉट। यहाँ पे एयर है, a क्या है? एरिया ऑफ प्लेट, इस प्लेट का एरिया। क्लियर? तो पहला फॉर्मूला आता है कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट a by d। यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि भाई जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है किस किस बात पे डिपेंड करता है, यहां से पता चलेगा। एप्सिलॉन नॉट आ गया मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम चेंज करोगे तो चेंज होगा। इसके अंदर का मीडियम चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। ए का मतलब एरिया, प्लेट का एरिया चेंज होगा तब कैपेसिटेंस चेंज होगा। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस चेंज करोगे तब कैपेसिटेंस चेंज होगा। ठीक है सर, बढ़िया। ये यहाँ पे जो कैपेसिटेंस बताया गया है ये एज ए कांस्टेंट की तरह काम करता है। मार्कर सही से काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे कैसा है भाई? कांस्टेंट की तरह काम करता है। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटेंस, इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लिख लो, डिपेंड कहां करता है? क्लियर? अब एनर्जी की बात की जाएगी, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी को मैंने यू से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो पहला फॉर्मूला हाफ से बी स्क्वायर, फिर सी को क्या मैनिपुलेट करेंगे, सी की वैल्यू डालोगे, क्यू स्क्वायर बाय 2 से आ जाता है, फिर एक आता है हाफ क्यू इनटू वी। 9 ज्यादातर ये दो फॉर्मूले काम में आते हैं हमारे पास, ज्यादातर ये दो। ये नहीं याद करोगे तब भी चलेगा, पर ये दो याद होना चाहिए। थर्ड वाला क्या है भाई? इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों? एक के पास होगा ऐसे प्लस और यहाँ पे होगा माइनस, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम हमने कर दिया यहाँ पे ई। क्या नाम कर दिया? ई। यहाँ पे कुछ रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। आ रही बात समझ में? तो इसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने सारा आपको बता दिया। क्लियर? अब सब कुछ यही है, बस इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने बाहर से? डाइलेक्ट्रिक। क्या डाल दिया भाई साहब? डाइलेक्ट्रिक। क्या डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक। जब हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो चेंज क्या आता है आपको ये माइंड में रखना है। कैपेसिटर वही है, डिस्टेंस भी डी है, सब कुछ सही है, बट जब इसी के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा पूरे स्पेस में, कैसे? पूरे स्पेस में, तब इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। एक बात याद रख लो, कैपेसिटर के अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी तीनों क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? रिड्यूस। कितने से? के से। ये k टाइम्स बढ़ जाएगा। नए वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C डैश बोल दिया, k इंटू सी। k क्या है सर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। k क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आ रही बात समझ में आप लोगों को? एनर्जी की बात करेंगे तो k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी k टाइम रिड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल भी k टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ये E, V नॉट, U ये सब क्या है? विदाउट वाला, और विथ वाला कौन सा? ये डैश डैश वाला। क्लियर? अब एक वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा केस सी, पार्शियली। अब पार्शियली का मतलब क्या होता है सर? पूरे में डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है, थोड़े में डालेंगे तब क्या? तब वहां पे आपको बार बार निकालना होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। क्लियर? इसको समझने के लिए यहां पे आना पड़ेगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी सर? E, क्योंकि यहाँ पे एयर था। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या बोल दिया? ई डैश। कितना है ई डैश? देखो E बाई के, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है।
ई बाई के। ई कहाँ का है? एयर का या फिर वैक्यूम का। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट। इसका रेशियो क्या आएगा? ई डैश के बराबर। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि भैया कैपेसिटर है उसमें पार्शियली क्या डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक, तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो उसको सॉल्व करने का तरीका देखो। अब इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक वाला और एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला। क्लियर? तो मैंने ऐसा बोल दिया कि सर ये जो है, ये जो V है, ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है किसके किसके बराबर होगा? V1 इसके क्रॉस का कुछ और V2 इसके क्रॉस का कुछ। समझ आए? डाइलेक्ट्रिक जितने रीजन में उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस एयर जितने में है उसका। तो ऐसे लिख सकता हूं V1 प्लस V2। अब यहां पे ध्यान से समझना, पोटेंशियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जितने रीजन में वो और उस रीजन का डिस्टेंस। जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, डिस्टेंस d मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना, जो V1 है वो कितने में भाई? जितने में डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक जितने में होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? E बाई के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए भाई? E बाई के। यहाँ तो एयर है, एयर में हमने क्या मान लिया? E। तो इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E बाई के, और इतने रीजन में कितना है? E। पता चल गया यहाँ से। तो इसके लिए लिखेंगे V1। V1 क्या आएगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? D1 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E बाई के। और रीजन कितना है? D। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। E बाई के कहां पे? जितने में डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कितने में? D1 में प्लस। अब देखो एयर कितने में भाई? D2 रीजन में, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? E। E कितने में भाई? D2 में। यहां पे तो ये आ गया कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये होती है टेक्निक। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं। थियरी हमने कर ली है, अब हम मचाएंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मचाएंगे मतलब उड़ाएंगे न्यूमेरिकल को। ठीक है, पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया था तो मैंने सोचा उसको भी बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या रह गया था बच्चों? ध्यान से देखना क्या है। पोटेंशियल एनर्जी टू चार्जेस सिस्टम। दो चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखोगे? अब जैसे ये देखो लिखा है Q1 और Q2। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखा जाएगा? ध्यान देना, U इक्वल्स टू होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। अब यहाँ पे खास बात क्या है? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, वो प्लस में भी आ जाएगी और माइनस में भी। जितनी भी एनर्जी है सब स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस में आ सकता है, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी तो वो भी प्लस माइनस में आ सकता है। ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ भैया? जो चार्ज है ना विथ साइन पुट करेंगे। इन दोनों को कैसे पुट करेंगे? विथ साइन। बताया होगा मैंने आपको, विथ साइन। अब यहाँ पे कोई बोले कि भाई पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में रिलेशन कैसा है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि जब आर को बढ़ाएंगे तब यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। आर को बढ़ाएंगे मतलब दो चार्ज क्या होंगे? दूर जाएंगे। क्या करेंगे? दूर जाएंगे। अगर इसको और दूसरी भाषा में बोला जाए, और थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ चलो, आर को क्या करो? डिक्रीज। आर को क्या करो भाई? डिक्रीज। जब आर डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। सर आपको कैसे पता चला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आर डिक्रीज का मतलब क्या? दो चार्ज जब पास आएंगे, क्या आएंगे? पास, तो उनके बीच का गैप क्या हो रहा है? कम। अगर दो चार्ज के बीच का गैप कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। देखो दिख रहा है आपको फॉर्मूला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट ये कब पॉसिबल है? जब सेम नेचर के चार्ज हो। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो माइनस। कैसा नेचर होना चाहिए भाई? सेम नेचर। क्लियर? सेम नेचर से फायदा क्या होगा? प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तब भी प्लस आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तब भी प्लस ही आने वाला है। क्लियर? इसलिए सेम नेचर होगा तब हमारा ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? बट अपोजिट नेचर हो तब, जैसे यहाँ पे देखो अपोजिट नेचर है, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? U इक्वल टू के तो रहेगा ही, Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आगे माइनस आ जाएगा। कैसे सर? प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है? माइनस में। तो इसलिए यहाँ पे लगा दिया माइनस, डिवाइड में आर। अब यहाँ पे चीजें चेंज हो गई। कैसे सर? अब देखो ये माइनस आने की वजह से, यहाँ माइनस आने की वजह से इनका और इनका रिश्ता बढ़ जाएगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे।
क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट क्या था, माइनस आगे आ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों सर डायरेक्टली क्यों हो गया, क्योंकि माइनस आ गया ना, माइनस क्या करता है, नेचर चेंज कर देता है। अगर प्लस होता तो कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, पर अगर माइनस आगे आ गया तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस केस में अगर मैं बोलूँ आर को क्या करो, डिक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। ये कब होगा, अगर मैं बोलूँ एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों पास आ रहे हैं एक दूसरे के, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्यों सर, क्योंकि आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। सर आपने तो बढ़ाया भी आर कम होगा तो यू बढ़ेगा, बट ये कब, जब दोनों सेम नेचर के होंगे तब ये, अगर अपोजिट नेचर का होगा तो ये। डायरेक्ट सीधी बात, नो बकवास। चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया है, और क्या बोला है, टेक Q एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, अरे सर ये क्या लिख दिया आप, अभी ये ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है ना, भावुक नहीं होना होता है। तो Q का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हमको Q ही लेना है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, क्लियर। तो ठीक है, C का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है भैया, क्या होता है, Q बाई V। V क्या होता है, पोटेंशियल। तो कभी मुझे पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होता है ना, तो मैं इस वाले फॉर्मूले पे जाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इंटू Q। अरे रे 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 सर, स्मॉल क्यों लो, कैपिटल लो, चलो कैपिटल, मैं हमेशा इसको याद रखता हूँ, इससे मेरे काम बन जाते हैं। U पोटेंशियल एनर्जी, Q चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल। तो V को सब्जेक्ट बनाना है, तो V बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल U बाई, क्लियर। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, हमने बचपन से पढ़ा है, कोई भी एनर्जी हो तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स होता है। तो अगर V का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो क्या आएगा, U का क्या होगा भाई, m1 L2 T-2, और Q का तो Q रहेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q की पावर माइनस। आ रही बात समझ में, किसी भी टाइप की एनर्जी हो दुनिया में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L2 T-2, याद होना चाहिए। अब सिंपल क्या करो, पुट कर दो U का आगे से, Q के लिए क्या आएगा, Q1 ही रहेगा। अरे रे रे, थोड़ा अच्छे से करो ना सर, कंफ्यूज क्यों करते हो। चलो आइए, C का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो किसका लिखना पड़ेगा, Q का लिखना पड़ेगा, V का लिखना पड़ेगा। ये ब्रैकेट किसको शो करता है, डायमेंशनल फॉर्मूला को। तो चलो भैया यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, C का लिखना है, आपका फेवरेट C आ गया। Q का क्या होगा भाई साहब, Q1 डिवाइड में V अभी निकाल लिया हमने, क्या है, m1 L2 T-2 एंड Q-1। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, m-1 L-2 T+2 और Q क्या आ जाएगा, 2। ऊपर ले जाएंगे तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्लियर। तो अब ये मैच कर लेते हैं, किस में आ रहा है ये वाला, Q की पावर प्लस में 2 और T की पावर प्लस में 2, L की पावर माइनस में 2, M की पावर माइनस में 1। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट है। आ रही है बच्चे समझ में आ रहा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दो, देखो सोचना नहीं है, तुरंत सब्सक्राइब कर देना है। लाइक में क्या पूछना था, लाइक करो। चलो आओ, चलो भैया ये आ गया। अरे रे रे सर, एक कॉन्सेप्ट तो बताए नहीं, आप भूल गए, चलो बता देता हूँ। अब आपको बेसिक यार, ये बेसिक पता होता है। अगर कैपेसिटर क्या हो, कैपेसिटर अगर सीरीज में हो तब बताओ क्या लगता है सीरीज के लिए। ये मैंने बोला C1 है, ये C2 है, ये C3। तो सीरीज के लिए C इक्विवेलेंट निकालना तो कैसे निकालते हैं, याद है क्या, कुछ ऐसा कुछ निकालते थे, 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये कब अप्लाई होता है, जब सीरीज में होते हैं। अब सेम वही जब पैरेलल में आएंगे तब, अगर पैरेलल में आ गए तब क्या होगा, ऐसे एक आ गया, ये मान लो यहाँ से एक आ गया, एक यहाँ से आ गया, ये तीनों किस में आ जाए भाई साहब, पैरेलल में। एक का नाम C1, दूसरे का नाम C2, तीसरे का नाम C3। तब बताइए, तब सिंपल ऐड करते थे, याद है कि नहीं, भूल गए। C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। याद है कि नहीं याद, ये बेसिक लॉजिक होता है, ठीक है। चल मतलब ये कैसा काम कर रहा है सर, ये तो धोखा दे रहा है। ये कैसा काम कर रहा है, रेजिस्टेंस में जैसा पैरेलल होता है वैसा ही कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, कैपेसिटर में सीरीज वाला, ठीक है। आई होप ये बेसिक नॉलेज आपको होगा, नहीं होगा तो अभी बता दिया मैंने। अब इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन कराना भी है ना बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखो ध्यान से। अब एक वेस्टर्न ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने रेजिस्टेंस में बताया था वही सेम यहाँ पे लगेगा। सर आपने कब बताया, अरे मेरे भाई
गुजरात बोर्ड की P/Q सीरीज मैंने करा रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो तुरंत जाके देखो, क्योंकि गुजरात बोर्ड वाले क्वेश्चन और गुस्केट वाले आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मुझे वेस्टर्न बीज दिख रहा है। वेस्टर्न बीज में कितने होते हैं? 5 होते हैं। देखो 1 2 3 4। मैंने क्या बताया था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? सी इंटू सी। इसका मल्टीप्लाई करो इसका इसके साथ, तो क्या आएगा? सी इंटू सी। दोनों इक्वल है, मतलब वेस्टर्न बीज है। वेस्टर्न बीज है तो बीच में से क्या कर दो? उड़ा दो, गायब कर दो। बीच वाला क्या कर दो भाई? गायब। गायब मतलब इसको हटा दो। क्लियर? सेम उसी तरह देखो, सी का मल्टीप्लाई सी के साथ होगा, सी स्क्वायर आएगा। सी का मल्टीप्लाई सी के साथ होगा, सी स्क्वायर। आमने सामने का मल्टीप्लाई कर लेने का भाई। आमने सामने का मल्टीप्लाई अगर सेम आए तो हम बोलेंगे भाई वेस्टर्न बीज है, और वेस्टर्न बीज है तो बीच वाले को क्या कर देने का? उड़ा के फेंकने का बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करते हैं तो मजा आएगा ना। ये बेडो, ये उड़ेगा, ये भी उड़ेगा। अब सर्किट कैसा बनेगा ध्यान देना। ये दोनों आपको दिख रहे होंगे किसमें भाई साहब? बताओ। ये दोनों सीरीज में। अब ये दोनों भी किसमें? सीरीज में। ठीक है, इधर भी देखो, ये दोनों भी आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में। तो इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, दो कैपेसिटर है, दोनों अगर सीरीज में है, ये सी है, ये सी है, तो इसका सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। एक कैपेसिटर का वैल्यू लिख दो, दोनों की वैल्यू, जब वैल्यू सेम हो तब ये लॉजिक लगाते हैं। सी सी 2 बार है तो कितने से डिवाइड कर दो? 2। अगर ऐसा होता कुछ सर तब एक है। अरे रे रे, क्या कर रहा है प्रभु? देखते जाओ बच्चों, अगर मैं बोलूँ ऐसा हो क्वेश्चन, 1 2 3 4, सबकी वैल्यू सेम है और सब सीरीज में, तब एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे सी इक्विवेलेंट का। एक बार सी लिख लो, कितने बार है? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो। क्लियर? ये कब लगाते हैं? सीरीज के लिए लगाते हैं, और जब सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम हो तब ये कॉन्सेप्ट हम यूज में लेते हैं। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से समझना है मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों। देखो, इसका सोल्व करोगे तो कितना आएगा भाई? c/2। 2 है। इसको भी सोल्व करोगे तो कितना आएगा? c/2। इसको भी सोल्व करोगे तो कितना आएगा? c/2। और इसको भी सोल्व करोगे तो कितना आएगा? c/2। अब एक नया सर्किट बना लेते हैं। तो नया सर्किट ऐसे गया, ए वाला पॉइंट है, ऊपर एक इक्विवेलेंट आ गया है। क्लियर? और उसी तरह नीचे भी एक इक्विवेलेंट आ गया है। ठीक है, सेम इसको आगे ले जाएंगे, फिर ऊपर एक इक्विवेलेंट आ गया है टोटल, और नीचे भी एक टोटल आ गया है। आ रही बात समझ? और यहाँ पे क्या है? सबकी वैल्यू कितनी भाई? c/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? c/2। यहाँ पे आएगा c/2। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये दोनों पैरेलल में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल में सिंपल ऐड कर देते हैं। तो c/2 यहाँ पे साइड में करके होता है, c/2 प्लस c/2 कितना आ जाएगा? c आ जाएगा कि नहीं बताओ? सर आ जाएगा। आधा आधा कितना होता है? ठीक। तो यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे बस आराम से कर लेते, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे। कैसे बनाएंगे सर्किट सर? इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इन दोनों की जगह पे क्या आएगा? c। और सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई करता है, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वापस से c/2, तो क्या आएगा? c। तो फिर से सर्किट को बनाते हैं। तो ए से अब कितना आएगा? एक कैपेसिटर, यहाँ भी एक कैपेसिटर, और यहाँ पे आएगा b और यहाँ पे आएगा a। इसकी वैल्यू c, इसकी वैल्यू c। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे सर? c है तो c इक्विवेलेंट कितना आएगा? एक बार c लिख दो, कितनी बार है? 2 बार, तो 2 से डिवाइड कर दो। पर सर c का यहाँ पे वैल्यू भी दे के रखा है। हाँ सर, ये रहा, कितना दिया? 3 माइक्रोफेराड। तो यहाँ लिख देता हूँ 3 माइक्रोफेराडे डिवाइड बाई 2। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ? 3 का आधा कितना होता है? 2। 3 का आधा 1.5 होता है, पर 1.5 तो दिया नहीं। क्या गलती कर बैठे? c/2 c सही है, c सही है, c/2 आना चाहिए। क्या गलती हो गया? चलो चेक कर लेते हैं। तो आंसर तो अकॉर्डिंग टू मी आना चाहिए 1.555 माइक्रोफेराड है। ओ माय गॉड, ये गलती आप मत कर देना, ये गलती आप मत कर देना। देखो मैंने गलती कर दी, पर आपको गलती नहीं करना है। अब जो भगा के 2-4 की स्पीड में देखे तो रुक जा भाई, रुक जा। गलती हो गई। अगर 1.5 माइक्रोफेराड ऑप्शन में दिया होता तो मैं टिक लगा देता, आंसर करके आ जाता और मैं खुश होता। और मेरे से भी देखो गलती हो गई तो आपसे भी गलती हो सकती। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक लॉजिक बताने वाला हूँ। देखो ये आंसर नहीं, अब देखो लॉजिक क्या है। अभी क्लिक किया, मैंने बताया नहीं, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, बस एक गलती कर दी हमने। सर क्या गलती कर दी? देखो बताता हूँ बच्चों।
तो ये गलती आपसे ना हो जाए, इसीलिए ध्यान से मेरी बात को देखना। व्हिस्टन ब्रिज का कॉन्सेप्ट मैं हल्का सा रिकैप करता हूँ, मुझे अभी याद आया। व्हिस्टन ब्रिज की खास बात क्या है ना, रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर, कैपेसिटर तो मान लो कैपेसिटर बना लेता। ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट है, थियरी में भी आ जाता है कभी कभी। अभी याद आया मेरे को एक कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे 4 एंड होते हैं, ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दो एक्स, और ये वाई, और यहाँ पे एक होता है। व्हिस्टन ब्रिज कब होगा, तब ध्यान देखना, ये जो है ना, ये 5वां जो रेजिस्टेंस है वो जो 2 एंड के बीच में जुड़ा है वहां पे, और बाकी कुछ भी जुड़ा होना नहीं चाहिए। जैसे ये देखो, ए बी अलग होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड, तो 3 और 4 देखो अलग अलग है, और 1 और 3 अलग अलग। यहाँ पे देखो ये चलेगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर, ठीक है, और ये एक एंड अलग, ये एक एंड अलग। बट यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाले एंड पर, इस वाले एंड पर, ठीक है, पर यहाँ पे देखो इनके एंड के बीच में कुछ भी नहीं जुड़ा है। सारे कैपेसिटर 2 एंड के बीच में ही जुड़े हैं, 4 एंड 4 पॉइंट के बीच में नहीं जुड़े हैं। कितने पॉइंट के बीच में, 2। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये और ये जो 2 बाकी का रिमेनिंग, इनके बीच में कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर। जबकि यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में कैपेसिटर नहीं है, 2 ही एंड के बीच में सारे कैपेसिटर आ गए। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी, तो ये तीनों किस में हो गए भाई, पैरेलल में। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये 2 एंड हैं, इनके बीच में देखो ये कैपेसिटर जुड़ा है, बट जो रिमेनिंग 2 एंड है उनके बीच में भी जुड़ा है। यहाँ पे जो रिमेनिंग 2 एंड बचे हुए, इनके बीच में कोई भी जुड़ा नहीं है। तो 4 एंड के बीच में कैपेसिटर होगा या रेजिस्टेंस होगा, तभी वो व्हिस्टन ब्रिज होगा, अदरवाइज वो व्हिस्टन ब्रिज नहीं होगा। जैसे ये अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो गलती होती है, पर गलती को सीखना। पहले 4 एंड आपको क्या करने हैं, आइडेंटिफाई, ढूंढ लेने 4 कोने। तो यहाँ पे कोना नंबर 1, अरे कलर चेंज करिए, 1 2 3 4। मैं खुश हो गया हूँ भाई साहब, व्हिस्टन ब्रिज क्या देखते हैं, मैंने बताया। फिर मैंने देखा भाई 2 और 3 के बीच में नहीं जुड़ा है, सिर्फ क्या जुड़ा है, 1 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में नहीं जुड़ा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो क्या है, 2 और 3 के बीच में जुड़ा है, हाँ। और देखो 1 से 3 तक ऐसे गया है, ऐसे, मतलब ऐसा दिखाई देगा तब, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। क्लियर हुआ? चलो अब क्लियर हुआ तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, ये c/2, सी को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सीरीज में c/2 अभी सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, c/2। अभी व्हिस्टन ब्रिज है तो हट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, c/2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, c/2। अब इसको सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे बनेगा, देखो ऊपर गया, यहाँ पे बन जाएगा आपका ऐसे, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर है ऐसे, यहाँ पे एक और कैपेसिटर ऐसे, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैपेसिटर है, तो 2 को ऐसे बना दूंगा, ऐसे, और ये ऐसे। आ रही बात समझ में? यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले का नाम है c/2, इसका है c, इसका है फर्दर c/2, तीनों पैरेलल में, ये भी c/2 c/2, सिंपल। अब इनको सॉल्व कर देना। पैरेलल में तो सिंपल क्या होता है, एडिशन। तो अब देखो इन दोनों को जोड़ दो और इन तीनों को। सर एक चीज़ तो आपने लिखी नहीं क्या, ये देखो ये c/2 है, तो देखो c/2 कितना हो जाएगा, c, और फिर c के साथ ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2c आ जाएगा। तो इसका पूरा सॉल्व, तीनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2c। इन दोनों को ऐड करोगे, सिंपल पैरेलल में क्या होता है, सिंपल ऐड होता है, c/2 कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। क्लियर? तो इसका फर्दर डायग्राम मैं इधर बना लेता हूँ, ये और ये हो गया A और ये हो गया B। अब ध्यान देना, इसका कितना है भाई, 2c, और इसका कितना है, c। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है, तो सिंपल आपको बेसिक फंडे पे जाना पड़ेगा। 1/c इक्विवेलेंट 1/2c प्लस c। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2c इंटू c और 2c प्लस ये आएगा सिंप्लीफाई करने पे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर तो 2c इंटू c रहेगा ही, नीचे कितना हो जाएगा, 3c। आ रही बात समझ में?
तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ रहा है, सी इक्विवेलेंट टू सी बाई 3। सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 3, तो रख दो यहाँ पे 2। अरे सर दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है क्या, अभी दिखाता। चलो चलो चलो, अब सी इक्विवेलेंट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। सी इक्विवेलेंट क्लियर, 2 ऐसे ही है, 3 ऐसे ही, सी की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 2। तो सी इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास, 2 माइक्रोफैराड। आई होप इतना लंबा सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी गलती मत करना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, बी राइट है। यहाँ पे आ रही बात समझ में बच्चों, आ रही तो करो ना सब्सक्राइब, काहे भूल जाते हो। चल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाउ यू विल कनेक्टेड फॉर द कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराडे फॉर हैविंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1.6 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब आपके पास 4 कैपेसिटर है। कितने भाई साहब, 4, 1 2 2, ये आपका 3 और ये आपका 4 कैपेसिटर। सबका कैपेसिटेंस सेम है, कितना है, सी। अगर यहाँ पे सी सबका लिख देता हूँ मैं, तो सी की वैल्यू क्वेश्चन में देके रखी है, सी इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। क्लियर, देखो लेटेस्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला गया है, इन चारों का जो इक्विवेलेंट है वो कितना मिल रहा है, 1.6 माइक्रोफैराड। तो जब चारों को हम लोग किस हिसाब से आपस में कनेक्ट करें कि उनकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1.6 माइक्रोफैराड। तो पहला बोला गया पैरेलल। अगर पैरेलल में चारों को जोड़ोगे तो 4 करोगे तो नहीं आएगा। क्यों, पैरेलल में सिंपल ऐड करते हैं सर, सिंपल ऐड करोगे 4 को 4 बार से 16 आ जाएगा, तो पहला कभी नहीं हो सकता। दूसरा चेक करते हैं सीरीज में क्या इक्वल है, तो क्या आना चाहिए, c/4। तो c की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइड बाई 4, तो कैंसर कितना आएगा, 1, पर आंसर कितना आना चाहिए, 1.5, तो ये भी नहीं होगा। जो ऑप्शन दिया वो करके देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर देखो जी, 2 इन पैरेलल 2 इन सीरीज। अब ऐसा 2 को बोला गया पैरेलल, मतलब ऐसे बोला गया, ध्यान देना। अरे रे क्या लिख दिया प्रभु, इसको थोड़ा सही करो सर। हाँ अब सही। तो बोला गया है कुछ ऐसे और ये गया ऐसे, 2 पैरेलल में बाकी 2 सीरीज में, ऐसा बोला गया। सी को चेक कर रहे हैं हम लोग, सी को, ठीक है। तो ये हमको पता नहीं, तो यहाँ पे कितना हमारे पास 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सर कितना आएगा, सिंपल ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 8। अभी देखो क्या दोनों सेम है, तो 4 लिख दिया, डिवाइड बाई 2 बार है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 आएगा। ये बेसिक आना चाहिए भाई, बेसिक नहीं आएगा तो लहरोगे, नागिन डांस करोगे। क्लियर, चल फिर से सर्किट बनाते हैं। यहाँ से गया कितना और यहाँ से गया 1, ये कितना है भाई 8 और ये कितना है 2। अब सीरीज में आ गया तो वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, जब 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, 2 रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ यार, 2 कैपेसिटर, ओनली 2 कैपेसिटर जब आपके पैरेलल में सीरीज में कनेक्टेड हो, तो सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का एडिशन। कब काम में लेना, ओनली फॉर 2, ओनली फॉर 2, दिख रहा है क्या, ओनली फॉर 2। कब 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 कब, जब सीरीज में कनेक्शन, सीरीज। आई बात समझ में, तब ये फॉर्मूला आपको लिखना हो तो लिख लो। अरे भाई हाँ लिख लो अभी, ठीक है। जब जो सीरीज में अगर सेम होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर अलग अलग आ गए तब कैसे करोगे, डायरेक्ट ऐसे करना है, सीरीज में 2 कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, स्पेस नहीं है हमारे पास, ठीक है बच्चों, ये याद कर लो। चलो आ जाओ। तो ये देखा, मैं खुश हो गया, मतलब चलो क्या ही करना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो दोनों का ऊपर क्या करता था, तो मल्टीप्लाई, 8 इंटू 2 और नीचे एडिशन, 8 इंटू 10, 8 प्लस 2। ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे एडिशन होता है, बस ऐसे याद कर लिया हूँ मैं तो भाई, ठीक है। तो ये कितना ऊपर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 रहने दो, और ये कितना आ जाएगा 10। तो 10 को 2 से सोल्व करोगे कितना आएगा 5, 8/5 कितना है भाई 8/5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 1.6 माइक्रोफैराड।
तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे सी राइट है। ऐसे ही सारे ऑप्शन आपको करके चेक करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ऐसे क्वेश्चन मैंने गुजरात बोर्ड वाला जब PYQ कराया था तो उसके अंदर कराया था। ठीक है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ा भाई। ऐसा सेम क्वेश्चन कराया था, A और B के बीच में ट्राई करना है, तो आप ट्राई करोगे तो कर लो, मैं बताऊंगा कि बता दूं कि करोगे? चलो बता देता हूँ, नहीं तो लहर जाओगे। क्या बोला गया भाई, ऐसा डायग्राम दे दिया है, A और B के बीच में बोला गया है टोटल कैपेसिटेंस। खास बात क्या है, सब प्लेटों का जो एरिया है ना वो बेटा सेम, सभी प्लेटों का एरिया सेम है, पर डिस्टेंस क्या है, अलग अलग। अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था। क्या पढ़ रखा था सर? C = ε0A/d। तो डिस्टेंस अलग अलग है तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा भाई साहब, अलग अलग। तो मैंने बोला था, क्या बोला था कि कभी भी ऐसा डायग्राम दे तो इसका नाम क्या दिया गया, A। तो A से कितनी प्लेट निकली है, 2। देखो पहली प्लेट A रही, तो इसका नाम क्या रख दो भाई, A। यहाँ से कितनी प्लेट निकली, A, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, A। क्लियर? वो जो कोई 1 2 कुछ भी दे, हमसे उससे लेना देना नहीं, हमसे लेना देना भाई A और B के बीच में निकालना है, तो हमको A B से मतलब है। B से देखो कितनी प्लेट निकली, एक ऊपर गई है, ये रही देखो, तो इसका नाम क्या रख देना है भाई, B। क्लियर? नीचे भी एक निकली है तो इसका भी नाम रख देना है B। क्लियर? सबका नेमिंग होने के बाद A यहां पे लिख देने का, B यहां पे लिख देने का। सर आपको कैसे पता चला? जिन 2 पॉइंट के बीच में कैपेसिटर पूछेगा, एक को लेफ्ट में लिख देना, एक को साइड में, बस सिंपल। अब यहां से देखो लिख दिया। अब यहां पे आ जाओ, देखो पहला प्लेट किसका है भाई, A का, तो A से एक प्लेट निकाल दो ऐसे। अब A देखो ध्यान से, ऊपर वाला प्लेट का नाम A है, नीचे वाले प्लेट का नाम B है। तो पहला प्लेट A का होगा, दूसरा प्लेट B का होगा, तो उसको मिला के क्या बनेगा, एक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर इसका कैपेसिटेंस मुझे लिखना है C1 नाम दे करके, तो क्या लिख दूंगा, देखो ε0A तो वही रहेगा, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, 2D। क्या लिख दूंगा मैं, 2D। सिंपल हो गया? हाँ सर, इसका हिसाब किताब हो गया। दूसरे वाले का अब शुरू यहीं से करना है, जहां पे खत्म करोगे वहीं से शुरू करना है। ये वाली प्लेट कौन सी, B, और ये नीचे वाली प्लेट कौन सी भाई, देख कलर में यूज करता हूँ। ये वाली प्लेट है कौन सी भाई साहब, B, और ये वाली कौन सी भाई साहब, A। तो उनके बीच में वापस से एक बनेगा, तो मतलब एक प्लेट कहाँ से निकालो भाई साहब, B से निकालो, और एक प्लेट कहाँ से निकालो, A से निकालो। दोनों को कनेक्ट कर दो, एक और कैपेसिटर बन गया। इसका नाम दे दो C2। ठीक है, C2 कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। इनके प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, D, तो ε0A/d। क्वेश्चन में बोल के रखा है सबका प्लेट का एरिया सेम। चलो इतना हो गया। अब दूसरा कलर नहीं, चलो इससे, हाँ इससे कर लेता हूँ। अब देखो, अब ध्यान देना, ये A वाली प्लेट और B वाली प्लेट के बीच फिर से एक कैपेसिटर बनना है, तो फिर से बना दो। A वाली एक प्लेट और एक प्लेट कौन सी होगी भाई साहब, B वाली होगी। इसका नाम हो गया C3। तो C3 भी लिख लिया जाए, हाँ सर लिख लिया जाए। क्या लिखोगे भाई, ε0A, कितना डिस्टेंस इनके बीच का, 2D। ठीक है, सब C1 C2 लिख दिया। हमको साफ साफ आप देख के बता सकते हो तीनों किसमें है भाई, पैरेलल में। पैरेलल में तो क्या करते हैं, सिंपल ऐड करते हैं, तो C इक्विवेलेंट लिखेंगे हम लोग, C1 + C2 + C3। क्लियर? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डरने का नहीं। चलो भाई लोग, C1 की वैल्यू કેટલી છે આપણી પાસે, જુઓ ε0A/2D प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, C2 यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा नहीं तो मजा आएगा नहीं। चलो यहाँ पे आएगा नहीं तो इसको यहीं पे रहने दो। ठीक है, आगे कर दो, नीचे वाले C इक्विवेलेंट। C1 की वैल्यू भाई ε0A/2D, C2 की वैल्यू कितनी है, ε0A/d। सब लिख के रखा है, देख लो साइड में ध्यान से। प्लस C3 की वैल्यू कितनी है, ε0A/2D। आप ध्यान से इसको सोल्व कर सकते हो। देखो मैं कैसे सोल्व करूंगा, मैं पहले इन दोनों को निपटाऊंगा। देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, 2D 2D। मतलब ये क्या है, नीचे 2D नीचे 2D, तो ऊपर ऊपर ऐड हो गया, 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। फिर 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई होप ये आप सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है भाई लोग, कैसे करूं सर, अरे सिंपल कर, एक काम कर भाई, यहाँ भी 2D है, यहाँ पे भी 2D, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बना लो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। अब तीनों का बेस सेम हो गया। अब जब बेस सेम हो गया तो मैं तो यही करता हूँ भाई, C इक्विवेलेंट है, बेस सेम है तो बेस वाले को लिख देता हूँ 2 ε, अरे रे रे
क्या हो रहा है ये सब भैया जी। हाँ चल, नीचे वाली चीजें लिख दिया मैंने 2D। ऊपर कितना है देखो 1, ये कितना है 2 और ये कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3, 3 1 4, तो क्या आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट ए। अब सॉल्व कर लो इसको, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इधर 2 बचेगा, तो आपके पास आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिख रहा है, चलो डी क्लियर। तो ऑप्शन नंबर यही है हमारा, देख लेते कौन सा मैच कर रहा है। तो 2 ए एप्सिलॉन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट है। आ रही बात समझ में, ऐसे सॉल्व करना होता है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर से, एक क्वेश्चन और कराया है मैंने कैपेसिटर वाले चैप्टर में, गुजरात बोर्ड में आया हुआ है, उसको जाके अटेम्प्ट करो खुद से। चलो नेक्स्ट देखो, ऐसा फिर से क्वेश्चन आ गया, ऐसा एक क्वेश्चन और मैंने कराया गया है। तो ये क्वेश्चन मैं HW दे रहा हूँ आपको, घर के लिए दे रहा हूँ। अब देखो ना यहाँ पे कुछ, अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उसने क्या चालाकी लगाई, यहाँ पे जो ऐसा नाम देता था ये ए है और इसका नाम ले लो, अरे यार अब देखो इसको लैंग्वेज में देख लिया, हमको चित्र से क्लियर हो गया। अब क्या बोला गया देखो, चलो बता, ये जो प्लेट है इसका लेंथ L है, सबका लेंथ L है, ध्यान समझना। चलो कराई देता, नहीं तो लहर हो गया आप लोग। क्या बोला गया स्टूडेंट, 10 आइडेंटिकल स्क्वायर मेटेलिक प्लेट आर अरेंज एज शोन इन फिगर, लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज L। लेंथ सभी प्लेट का कितना दिया L, तो स्क्वायर प्लेट है तो उसका क्या होता है एरिया, लेंथ का स्क्वायर, इसीलिए लेंथ दिया है। आ रही बात समझ में। 10 आइडेंटिकल प्लेट है, देखो अब कैपेसिटर कैसे बनता है, ऐसे आमने सामने रहता है तब बनता है बेटा। अगर एक मैं बोलूँ एक प्लेट ऐसी है एक प्लेट ऐसी है तो कैपेसिटर नहीं बनेगा। कैसे बनता है, एक प्लेट ऐसी हो एक प्लेट ऐसी हो, आमने सामने फेस होगा तभी कैपेसिटर बनेगा, अदरवाइज बनने वाला नहीं। क्लियर, इतना आया समझ में आपको, आया तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि भाई एक कैपेसिटर, तो एक कलर में चेंज करता हूँ, हाँ एक कैपेसिटर यहाँ बन जाएगा, एक कैपेसिटर यहाँ बन जाएगा, एक कैपेसिटर 3 बन जाएगा। और देखो तीनों क्या है भाई, ये ए की तरफ है, इसका नाम दे दो बी की तरफ, तो तीनों कैसे हैं भाई पैरेलल में, कैसे हैं भाई साहब पैरेलल में। क्लियर, देखो ना एक साइड, ये मान लो इसको बोलता हूँ लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो तीनों प्लेट कैसी, देखो ये वाली प्लेट ये वाली प्लेट ये वाली प्लेट लेफ्ट साइड है, ये वाली प्लेट ये वाली प्लेट ये वाली प्लेट राइट साइड। आ रही बात समझ में, तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अब से पता कर लो। तो चलो भाई पहले वाले लिख देते हैं, इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। पहले वाले का लिखेंगे C1 एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा L स्क्वायर, पता है कि नहीं, डिवाइड में डी कितना है यहाँ पे 3D, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। और इसका लिख सकते हैं क्या सर, हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं, C2 लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, सबका लेंथ स्क्वायर प्लेट सेम है इसीलिए उनका एरिया भी सेम होगा, डिस्टेंस बस चेंज हो रहा है, यहाँ पे कितना है D। अभी आखिरी वाला लास्ट वाला, इसका भी लिख सकते हैं क्या था, हाँ सर लिख सकते हैं, क्या लिखें सर देख लो, C3 बोल दो एप्सिलॉन नॉट ए सर एक की आदत गई नहीं आपकी, ए नहीं लिखो L स्क्वायर लिखो ना, इतने तो स्मार्ट हैं, एक ही जगह पे क्या है L स्क्वायर डिवाइड में 3D। अब तीनों क्या है पैरेलल में, देखो ना सारी प्लेट ये लेफ्ट साइड है और इधर वाली सारी प्लेट किसमें राइट साइड में, तो ऐसा कुछ दिखाई दे तो समझ जाना पैरेलल। और पैरेलल में क्या करते हैं, सिंपल ऐड कर देते हैं, तो से इक्विवेलेंट क्या आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी कैलकुलेशन करना सिखाया, चलो C1 लिख देता हूँ मैं एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर डिवाइड बाई 3D, C2 कितना है एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई 3D। अब देखो क्या करोगे बताओ, मल्टीप्लाई किससे करोगे, देखो यहाँ पे 3D है, यहाँ पे 3D, यहाँ पे 3D नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो उसका 3 से और ऊपर भी 3 से, सेम हो गया। तो अब ऊपर वाली चीज़ सिंपल क्या कर दो ऐड कर दो, और जो नीचे वाली चीज़ होती है उसे एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट कैसे आएगा, नीचे जो है लिख दो आप 3D, ऊपर क्या है देखो एक बार है, ये 3 बार है, ये 1 बार है, तो कितना हो गया 3 2 5 बार, वही चीज़ 5 बार रिपीट हो एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर। तो ये आना चाहिए आंसर, तो क्या आंसर आ रहा है देखो 5/5 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई 3D, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट है। आ रही है बात समझ में बच्चों, ऐसे सॉल्व करना होता है, लॉजिक को पकड़ो भैया, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ सकता है, हाँ इस टाइप का कुछ आए तो आपका वहाँ पे सेंस चलना चाहिए, छोड़ के मत आ जाना। देख रहे हो तुम गर्मी में शूट कर रहा हूँ वीडियो। चलो आगे बढ़ते, ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था भाई साहब, ठीक है। अब देखो क्या बोला है,
A slab of material of dielectric constant 3 has the same area as the plate of parallel plate capacitor but has a thickness 3 by 4d where d is the separation of the plate। अब देखो प्लेट का सेपरेशन ऑपरेशन बोल रहा है भाई साहब, डरा रहा है का? डरेंगे नहीं। देखिए जी हाँ, ऐसा बोला गया प्लेट है, ठीक है, पैरेलल प्लेट है, इसके बीच का जो टोटल सेपरेशन है वो क्वेश्चन में देके रखा गया है डी। अरे सर कलर मर्ज हो जा रहा है ना, इसका कलर चेंज कीजिए, लीजिए अभी चलिए। तो ऐसा बोला गया भाई साहब, इसका सेपरेशन जो है डी। क्लियर? ऐसा बोला गया। अब बोला क्या गया है भाई साहब कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हाँ जब सेपरेशन डी है तो इसके को जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको बोला गया है वी नोट। हमको पता है अगर वी नोट है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक यहाँ पे प्लस प्लस ऐसे रहा होगा, मान लो यहाँ पे माइनस माइनस रहा होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने मान लिया भाई ई रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो हमने बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया भाई, एयर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। ऐसा बोलो, what is the electric potential difference between the plates when the slab is inserted between the plate? Initially electrical potential difference we note। देखो लास्ट वाली लाइन में दिया है कि पहले एकदम शुरुआत में जब उसके बीच में कुछ नहीं रहा था तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी नोट। जब एक d थिकनेस का एक स्लैब डाल दिया गया तब बताइए कि क्या होगा भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस। ये कौन सा केस है, पार्शियली बताया था, विदाउट वाला बताया था, एक विथ वाला, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विथ डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फिर डाइलेक्ट्रिक। तो कौन सा केस है, पार्शियल वाला। ठीक है, तो हम लोग डरते नहीं, बनाते शांत। अभी भी ये प्लेट वही है, ये वाली प्लेट भी वही है, पर दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि अब खेला हो गया है। खेला क्या हो गया भाई, इतने से रीजन में एक नई चीज आ गई जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। क्लियर? और यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे बाकी में क्या आपका एयर है। क्लियर? अब हमको क्वेश्चन में बोला कि भाई कितना है, कितने रीजन में ये आ गया भाई साहब, 3/4d में ये आ गया। तो मुझे बताओ टोटल क्या था, डी। ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये टोटल कितना है भाई साहब, डी ही तो है। और डी में से कितना माइनस कर दो, 3/4d, तो रिमेनिंग कितना आएगा, d/4। आई बात समझ में? टोटल कितना है डी में से कितना माइनस कर ले, 3/4d, तो कितना बचेगा आपका, d/4। क्लियर? और मैंने बताया था, चलो 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 देखते हैं किसको याद है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना बताया था क्या? हाँ सर आपने तो बताया था। मैंने बोला भाई ये इसका मान लो V1 पोटेंशियल डिफरेंस है और इतने का मान लो भाई V2 है। हमको क्या पूछा है, टोटल। तो टोटल लिखने का तरीका बताया था मैंने, V = V1 + V2। क्लियर? ये आपका ऐसा कुछ है। क्लियर? अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो ये वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या आएगी, एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई के। क्लियर? या फिर इतना दिमाग ना लगाओ, अगर इसका पोटेंशियल लिखना है तो क्या होगा, पोटेंशियल भी हम लोग लिख सकते हैं, बताया था। पोटेंशियल से भी कर सकते हो, कैसे, एयर में पोटेंशियल कितना था, V0, इसमें कितना आएगा, V0/K। आ रही है बात समझ में? क्लियर? पर ठीक है, पर V0 तो हमारा क्या है, टोटल, तो इससे नहीं करेंगे, इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज। तो कन्फ्यूज नहीं होना है हमको, ठीक। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो शांति से। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा सर, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यही रहेगा। क्लियर? और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इनके बीच का, इसके लिए क्या लिख सकते हो भाई, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ, बताओ, जो आपका होता है ये जो V0 होगा वो किसके बराबर होगा, E/D के बराबर होगा। क्लियर? ये बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। अब चलो ना V1 लिखते हैं, तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा भाई, E/D। तो V1 के लिए क्या लिखोगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसके लिए, V1 के लिए E/D, कितने डिस्टेंस में है भाई साहब, 3D/4 प्लस V2 लिखना है, तो V2 कैसे आएगा, बताओ, E/D/4। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ सर इतना तो आ गया, बस हो गया। कल अब सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे के आएगा ना, मैंने डी लिख दिया गलती से, माय मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब, के आएगा।
के की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि हाँ सर दी है, देखो के की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 3, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं के इक्वल टू कितना है 3। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर क्या आएगा, ध्यान देना। तो v चल रहा है, ये ऊपर वाले अच्छे से लिख सकते, 3 को आगे लिख देते, ठीक है 3e/4 और k की वैल्यू कितनी है 3 प्लस e चल रहा है e/4। कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर फील तो हो रहा है, कुछ कटा है, कट गया। अब देखो कटे के बाद नीचे सेम हो गया तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई 2ed/4। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ed/2 आ जाएगा। और ed की जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है v0, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, नया वाला जो आएगा पोटेंशियल वो पुराने वाले का हाफ होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे ए आ जाएगा। आ रही है बात समझ में बच्चों, आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमको देखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना अपने आसपास में प्रोड्यूस करेगा या फिर मिलेगा। तो अगर पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी आया हुआ है, तो हमको यहाँ पे चाहिए लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ पे लिखना है, पी पॉइंट पे। तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा के क्यू अपॉन में आर। इसको विथ साइन पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, विथ साइन। क्लियर बच्चों, के की वैल्यू आपको याद है, कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹। क्लियर। अब उसी तरह ये नेगेटिव चार्ज है, आर डिस्टेंस में फिर से पॉइंट पी आया है, तो यहाँ पे लिखना है सिंपल माइनस क्यू, तो माइनस के क्यू डिवाइड में आर। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पर बच्चे लहर जाते हैं। आपको लहरना नहीं, मचा देना है। क्या करना है, मचा देना है। तो उसके लिए ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो। क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद पोटेंशियल, मतलब दोनों का कंबाइन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या रहता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ोगे ना, तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। अगर गलत रास्ते पे चलोगे ना, तो आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो सेम उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप चलोगे ना, तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। जितना ज्यादा जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, उतना आपका पोटेंशियल कम होगा। कौन सा, इलेक्ट्रिक। तो वही बोला गया। अब देखो कुछ पॉइंट दिया, क्या दिया, कुछ पॉइंट एक्स वाई, एक्स इधर है, वाई इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, ऐसे इधर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस साइड, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक्स और वाई दोनों के पोटेंशियल के बारे में कंपेयर करके बताना है कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम। तो मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आपका पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। तो आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लो ये आप आगे लहराते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हो। क्लियर, आप आगे जा रहे हो ऐसे। तो पहले क्या मिला, एक्स, और बाद में क्या मिला, वाई। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। समझ लो आपकी हाइट क्या होती जा रही, कम होती। पहले यहाँ पे थे तो इतनी हाइट थी, जब यहाँ पहुंचे तो आपकी हाइट कुछ और कम। आई बात समझ। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या रहा होगा, ज्यादा, और यहाँ का क्या रहा होगा, कम। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम। देखो पोटेंशियल को फील करने के लिए आपने अपनी हाइट से समझ लिया कि जैसे जाएंगे हाइट कम होती जाएगी। यहाँ की हाइट ज्यादा, यहाँ की हाइट कम, तो मतलब यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ पे पोटेंशियल कम। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन क्या बताओगे, आप रिलेशन बता सकते हो कि सर एक्स वाला ज्यादा होगा, वाई वाला कम होगा। आ रही बात समझ। ये तो हो गया डायरेक्शन में। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, देखो एक डॉटेड लाइन मैंने खींची, ये डॉटेड लाइन क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, हर जगह परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल बना रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और आपकी लाइन कैसे ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर लाइन पे कभी भी पोटेंशियल चेंज होता नहीं है। जितना एक्स पे है उतना ही वाई पे होगा। लिख लो, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल कभी भी चेंज होता नहीं है, फिक्स रहता है। तो जितना एक्स पे होगा उतना ही वाई पे होगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जितना एक्स पे होगा उतना वाई पे। इसका रीजन क्या भाई, ये परपेंडिकुलर पे, परपेंडिकुलर वाई लाइन पे। तो मतलब एक्स यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जेड। क्लियर, जेड वाई नहीं जेड। मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू जेड, और ये दोनों इक्वल है, और ये किससे ज्यादा होगा,
कॉन्सेप्ट है समझ। अगर ये x वाला y से ज्यादा है तो z वाला भी इससे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि x और z इक्वल है। तो अगर मेरी भाषा में कहो तो सिंपल में दो लाइन याद करें तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी बनी हो उसकी डायरेक्शन देख लेने का, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन पे अगर कोई पॉइंट आ रहा है परपेंडिकुलर लाइन पे वो फिक्स रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक हो क्लियर। चलो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। U का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, V का मतलब है पोटेंशियल। दोनों का रिलेशन ये होता है U इक्वल टू Q इंटू V। V क्या है पोटेंशियल, U क्या है पोटेंशियल एनर्जी। Q को कैसे पुट करेंगे, विथ साइन, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब यहाँ पे दो तीन बातें। वर्क इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने 11th में पढ़ा होगा। W क्या है वर्क डन, डेल्टा K क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। क्लियर। और यहाँ पे हमने देखा कि जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पोटेंशियल। तो ये दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वर्क डन हमने ले तो बड़ा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। तो हमने पढ़ लिया भाई वर्क डन जो होता है पोटेंशियल के बराबर ले लेते हैं। और वर्क डन का अपना खुद का एक फॉर्मूला होता है, सर कौन सा होता है बता दीजिए ना। अरे वर्क डन का बचपन से पढ़ते आ रहे फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद है कि नहीं याद है बताओ। चलो अब इन दोनों को क्या इक्वल लिख सकता हूं मैं, हाँ सर लिख सकते हो। W बराबर ये भी होता है ये भी लिख दिया। और U का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V। क्या होता है भाई साहब, Q इंटू V। तो यहाँ से क्या आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि W इसके बराबर भी होता है इसके बराबर भी, और ये दोनों आपस में भी क्या लिख सकते हैं बराबर। क्लियर। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे तब आपको मजा आएगा। अगर वर्क डन की बात करेगा तो मैं अच्छा वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकता हूं, अच्छा है। और वर्क डन को किसके बराबर लिख सकता हूं, वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख सकता हूं। अच्छा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को भी इक्वल कर सकता हूं। आ रही बात समझ में। ये सब फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब आसान क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग करेंगे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले क्वेश्चन। थ्योरी देख ली, अब करेंगे क्वेश्चन। तो आओ मेरे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ लिया भैया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने जस्ट पहले मैं आपको बता चुका हूँ U इक्वल टू क्या होता है भाई Q बाई V। अब देखो एक क्वेश्चन और कराया था उसके अंदर, यहाँ पे चार्ज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि चार्ज को क्या लेना है। चार्ज को कुछ नहीं लेना है तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए। गुजरात बोर्ड में कराया था A1 T1 होता है, ठीक है। तो इसको डिवाइड में ले लो। तो V का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आएगा भाई, U का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइड बाई Q का डायमेंशनल फॉर्मूला। आ रही बात समझ में। तो चलो भैया लिख लिया जाए। U क्या है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है M1 L2 T माइनस 2। Q का क्या है बीच हमको पता है भाई A1 T1। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस में, तो क्या आ जाएगा भाई M1 L2 T माइनस 2। और एक ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा T माइनस 3 हो जाएगा। ए ऊपर जाएगा तो A माइनस 1। तो ये आएगा, चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये हाँ A माइनस M3 माइनस सही है, L2 है M1। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी राइट। आ रही बात समझ में। चलो आगे बढ़ते। बहुत आसान क्वेश्चन, क्या बोला गया 1 माइक्रोकूलम are placed at each of the four corner of square of side this क्या बोला है the potential at the point of interaction of diagonals। एक स्क्वायर दिया है, क्या दिया भाई साहब स्क्वायर। क्लियर, ये चीज मैंने पहले बताई होगी आपको। अब चार्ज यहाँ पे क्यू सब पे रख दिया गया। क्यू की वैल्यू लास्ट में पुट कर लेंगे। क्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 1 माइक्रो। 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम। ये देखो लिखा गया है। आ रही बात समझ, इसकी यहाँ पे ये हम लिख देंगे बात। क्लियर। अगर मैं बोलूँ इसकी साइड की लेंथ L है तो डायगोनल की लेंथ आपको पता होनी चाहिए, मैंने बताया भी होगा। ये जो डायगोनल होता है इसकी लेंथ हमेशा होती है, ये L है तो ये भी L है, तो ये हमेशा आपके पास आ जाता है। पूरा जो लेंथ आएगा ये आएगा √2L। कैसे आया सर, पाइथागोरस। कैसे आया, पाइथागोरस। अगर ये हाफ लेंथ चाहिए तो हाफ क्या आएगा भाई, ये हाफ लेंथ L/√2। 2 से डिवाइड करो तो यही आएगा। क्लियर। पूरी लेंथ कितनी होती है √2L, हाफ कितनी होती है L/√2। क्लियर। तो ये डायग्राम में प्रॉपर यहाँ पे बना लेता हूँ फिर से एक बार।
तो ये स्क्वायर है, ठीक है। चार्ज यहाँ पे क्यू क्यू ऐसे पुट किए गए हैं। डायगोनल का इंटरसेक्शन का मतलब सेंटर की बात कर रहा है। अभी मैंने देखा ये देखो ना, वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, यही तो है L/√2, हमको पता चल चुकी। तो मैंने बोल दिया भाई यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है भाई साहब, L/√2। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि दो डायगोनल सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करते हैं स्क्वायर में। क्लियर? तो हमको निकालना है पोटेंशियल। तो मैं बोलूँगा अगर एक चार्ज के कारण निकालना है तो जितना ये अप्लाई करेगा उतना ये उतना ये उतना है, सब उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। तो कितने हैं, 4 है, तो एक का निकाल लेता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा। तो नेट अगर निकालना है पोटेंशियल मेरे को, तो पहले एक का लिखना पड़ेगा। एक का क्या है, KQ/R, फॉर्मूला बताया था मैंने, KQ/R। क्लियर? ये R ये रहा हमारे लिए, R क्या है, ये R। क्लियर? आ रही बात समझ में? ये किसके लिए, एक के लिए। हमारे पास कितने हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई। सर 4 से क्यों किया, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में टेंशन लेने की बात नहीं होती, सबको ऐड करना होता है। अगर सारी वैल्यू सेम आ रही है तो सिंपल क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि देखो सबका मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है और कॉर्नर से डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो एक का निकाल के 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखना सॉल्व करते हैं। के 4 ऐसे ही, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻⁶। आर निकाल लेते हैं यहाँ पे। आर कितना भाई, L/√2, पर L कहाँ है सर, L रहा। ये क्या है आपके लिए, L है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, L कितना दिया क्वेश्चन में, 2√2, लिख दो L यहाँ, 2√2। कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर कट तो रहा है, कट रहा है तो काटो। तो कितना बचा, R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2। सॉल्व कर सकते हैं क्या, देख लो कितना आसान क्वेश्चन, लॉजिक क्लियर होगा तो हो जाएगा। ये 2 आ जाएगा, 2 का इसके मल्टीप्लाई कितना, 18 आ जाएगा। उधर इधर क्या है, 9 है, ये 9 और करोगे तो कितना, 10⁻³ आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अब 10⁻³ नहीं +3 आएगा ना, प्लस का है ये माइनस का, तो +3, तो ये वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए राइट है। आई बात समझ में बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है। किसका एनर्जी है भाई, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने आगे पीछे हो गया, पर डरने की बात नहीं। मैंने एक चीज नहीं बताई थी, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसे होता है, यही आता है, इसका रेडियस दिया रहेगा r। अब बोलेगा इसका कैपेसिटर, तो फॉर्मूला 4πε0 × r। अगर बाहर कोई दूसरा मीडियम होगा एयर के अलावा, तब वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट के साथ। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका, इसके कैपेसिटेंस का। अब क्या बोला गया भाई, स्फेरिकल, इसकी रेडियस r, इसका क्या बोला गया, एनर्जी पूछा गया। देखो Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना भाई साहब, Q है। Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द स्फीयर ऑफ surface of a sphere having radius r, the electric potential energy of system। तो इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, तो हम कैपेसिटर की मेथड से करेंगे। क्यों, कैपेसिटर का हमको पता होता है। क्या पता होता है, देखो एक तो ये फॉर्मूला पता है, C = क्या होता है हमारे पास, Q/V। क्लियर? ऑप्शन में कहीं V नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है, Q दिख रहा है। तो कैपेसिटर की अगर एनर्जी लिखनी हो मुझे, एनर्जी जो U से मैं बताता था, हाफ C, सो ये मतलब हाफ Q दिख रहा है, तो Q वाला फॉर्म Q²/C, यही था फॉर्मूला। अरे बोलो यार, अच्छे से लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या मेरे को V तो कहीं दिख नहीं रहा, तो मैं डायरेक्ट Q²/2C वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। यार ये सही से लिखा के नहीं रहा, हाँ चलो अभी सही। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, Q²/2C। Q दिख रहा है सर ऑप्शन में, पर C नहीं दिख रहा है, तो C की वैल्यू पुट करेंगे, ये रहा C की वैल्यू। चलो क्या आएगा भाई, Q² ऐसे ही है, डिवाइड में 2 चल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी, 4π मल्टीप्लाई में ε0 × r। अब ध्यान से समझना, K दिख रहा है ना आपको, तो K का फॉर्मूला होता था ना 4πε0। इसको सॉल्व करते थे तो कितना आता, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो यहाँ वैल्यू नहीं दिया गया, फॉर्मूले से काम है, तो जहाँ पे ये लिखा होगा उसकी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, K। तो देखो ऊपर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में तो बोल सकता हूँ 1 है, हाँ सर है। तो अब देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 है, तो K लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, K
क्यू स्क्वायर डिवाइड में क्या आ गया 2r। तो चेक कर लो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी राइट है। आई बात समझ में भैया, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू दे दे एग्जाम में, तो डायरेक्ट आप स्फेरिकल कैपेसिटर की एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, हाफ के क्यू स्क्वायर बाई आर। चल फिर आ गया पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो देखो आ गया, क्या बोला गया, प्रोटॉन मूव्स अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। ओ माय गॉड, व्हाट वुड बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दो चार्ज है, प्रोटॉन और भैया प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा r। तो इनका पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे भाई, u इक्वल टू माइनस के दोनों के चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस वाला और ये माइनस, ठीक है, अपॉन में r। क्लियर, ये माइनस क्यों है समझ में आया, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा माइनस ही आता है। अब क्या बोल रहा है देखो, हाँ सर ये तो माइनस आ गया, माइनस आ गया, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता दिया था मैंने, ज़्यादा दिमाग नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो अगर प्लस आता तो इनवर्सली। अब क्या बोला है देखो, प्रोटॉन मूव्स अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, मतलब भाई साहब ये कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अगर इधर जाए तो आर क्या कर रहा है, आर इंक्रीज कर रहा है। अगर आर इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज। तो देखो रिमेन्स कांस्टेंट, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, तो आएगा आपका इंक्रीजेस। देख रहे हो, लॉजिक वाला क्वेश्चन था, ये लॉजिक करके जाओगे तो आंसर आ जाएगा। देखो फिर से आगे, ये कब का था क्वेश्चन, ये 16 में आया था, फिर देखो 19 में आया, उसी कॉन्सेप्ट पे क्या आया, अ मूविंग पॉजिटिव चार्ज अप्रोच अ निगेटिव चार्ज। अप्रोच का मतलब पास जाना, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक आपका निगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। जब अपोजिट नेचर होता है तो जस्ट हमने देखा u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव को क्या कर रहा है, अप्रोच, मतलब उसके पास जा रहा है। इसके पास जाएगा तो r की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो क्या आना चाहिए आंसर, सी विल डिक्रीजेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन कैसे भी करेगा आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते। ये वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको डायग्राम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज prevailing in x direction in certain region, the coordinates of point p q are this and this respectively, which of the following alternatives is true for potential at this point। चलो राम कथा पढ़ने के बाद यहाँ पे हम बनाते हैं डायग्राम, बहुत आसान है। पहले तो x एक्सिस, x में क्या भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सर अच्छी बात है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे भाई, x में। y एक्सिस भी बना देते, क्वेश्चन में बोला है तो ये आपका y एक्सिस, क्लियर, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब क्या बोला, 3 पॉइंट, P का लोकेशन क्या है, 0,0, मतलब ओरिजिन पे, P यहाँ पे 0,0 पे। Q कहाँ पे, देखो y वाला कितना दिया है 2, और ये क्या है 2 यहाँ पे होगा, ये y एक्सिस है, ये वाला कौन सा भाई x, तो y में कितना चलना है 2 और x वाला 0, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, P के बाद क्या है Q। R क्या बोला है 0,2, मतलब y में नहीं x वाले में कुछ कोऑर्डिनेट है, यहाँ कहीं होगा 0,2, गलत हो गया ना, पहले x होता है फिर y होता है, प्रभु प्रभु प्रभु, गलती हो गई थोड़ी सी, माय मिस्टेक। ये बोला गया x में 2 है, y में 0, तो यहाँ पे आएगा ये 2,0, कौन सा पॉइंट है भाई साहब, ये Q है। चल R वाला कहाँ पे, देखो y में, y कितना दिया गया भाई साहब, x 0 है, y कितना है 2, तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या है भाई साहब, इस वाले पॉइंट का नाम r। तो अब देखो ये वाला अगर लाइन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो मैंने बताया था, अरे यार बैटरी लो गई क्या, रुकिए 2 मिनट, बैटरी को अभी करते हैं तेज, जस्ट अ मिनट, अभी जाओ भैया, चालू है ये, थोड़ा सा इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बैटरी लो हो गई है तो चार्जर कनेक्ट करेंगे तभी आगे बात बनेगी, नहीं तो ये हो जाएगा स्विच ऑफ और हमारा लेक्चर नहीं हो पाएगा रिकॉर्ड। तो बिना किसी देरी के इसको अटैच करते हैं, और अटैच हो गया तो अब घबराने की बात नहीं, अब वापस से काम पे लग जाते हैं। ठीक है, चल क्या बोला गया मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखो ये लाइन कैसी है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रही है, हाँ सर, तो आपने बताया था जब परपेंडिकुलर हो तो उस पर जितने पॉइंट आएंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P का जो पोटेंशियल होगा वो Q के बराबर होगा, अच्छी बात है। अब P से रिलेशन करो, P, अब आप बताया था हाइट वाला कॉन्सेप्ट, आप
आगे की तरफ जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, तब क्या होगा, P वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, Q वाले का कम होगा। अरे रे पॉइंट क्या आ गया, PQ, ये R है। लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है भाई साहब, R है। ध्यान देना, मैं इसे गलती हो गई तो इसको मैं R लिखता हूँ। क्लियर? तो P और R का सेम होगा। अगर ज़्यादा कम की बात की जाएगी तो P वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर P वाले का ज़्यादा है तो R वाले का अपने आप ज़्यादा होगा, क्योंकि P और R सेम। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ये। तो ये ऑप्शन मैच कर लो किसके साथ है, P और R समान होना चाहिए। कहाँ है देखो, P और R इक्वल, P और R कहाँ गया भाई, P R सेम है और P ज़्यादा होगा Q से। ये P और R इक्वल है, P क्या होगा, Q से ज़्यादा होगा। ये देखो बना दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो देखो देखो, पोलराइजेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। पोलराइजेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है बताओ। मैं बता, डायरेक्ट याद कर लेना कि भैया पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। पर इससे सॉल्व मत करना, कंफ्यूज हो गया। हमने क्या बोला था, पोलराइजेशन को डायरेक्ट आप बोल दो किसके बराबर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, चार्ज अपॉन में एरिया। तो अगर इसका यूनिट बताना है तो आप बता सकते हो, क्या आएगा, चार्ज का यूनिट तो कूलम होता है, तो कूलम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। अब ये वाला आप बताओगे, आपके लिए होमवर्क है। ये थोड़ी अलग सी क्वांटिटी, पोलराइजिबिलिटी आप थोड़ा सर्च करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन। अभी तो यूनिट देखा था, यूनिट के साथ ये आ गया तो कोई नहीं। पोलराइजेशन का तो यूनिट पता है अपने को, क्या होता है भाई, यूनिट अभी तो पता है सर, कूलम अपॉन में मीटर का स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता सकते हैं, हाँ सर बता सकते हैं। अरे यहाँ पे P लिखिए सर, P कूलम का क्या होता है, चार्ज का होता है, तो A1 T1, मीटर का क्या होगा, L2। सही से लिखो, तो M0 L-2 A1 T1 ये आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, M0 तो दिया ही नहीं है, L-2 A1 T1, तो ऑप्शन नंबर डी राइट। अरे अब हम लोग देखने वाले हैं डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। और डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो गोल गोल घूमता है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर कितना वर्क डन कर रही है। ठीक है, ये दो बातें देखें। तो पहला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस प्लस, सी क्या है, माइनस और प्लस के बीच का सेंटर वाला पॉइंट। ठीक है, इससे आर वेक्टर पे कोई पॉइंट P आया है, और P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जर्नल फॉर्मूला ये रहा। K क्या है सर, बताओ, K क्या है, कूलम कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस। जो P है इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है सर, इसका होता है दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस इंटू यूनिट वेक्टर। यही होता था क्या, आ रही बात समझ में। अब देखो, ये रहा इसकी डायरेक्शन, ये रहा आर वेक्टर, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वही क्या है हमारे लिए, थीटा। पोजीशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, अब यहां देखो P डॉट R, अगर डॉट हटा दे तो क्या आता है, cos थीटा आता है। हाँ सर आता है। C का मतलब सेंटर है, याद रखना। ठीक है, K रहेगा, P रहेगा, P का मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड, cos थीटा डिवाइड में R का मैग्नीट्यूड का 2। अब आप देख सकते हो एक R क्या हो जाएगा, कैंसर। तो बचेगा क्या आपके पास, K, P का मैग्नीट्यूड, cos थीटा, R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना, फर्स्ट ये, फर्स्ट सेकंड। क्लियर? अगर वेक्टर फॉर्म में आए तो इसका इस्तेमाल करना, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आए तो ये। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आपको पता चलेगा। अब इसको क्या किया हमने, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्लेस कर दिया। तब ये क्या हो रहा है, ऐसे घूमना चालू करेगा। अगर घूमेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, वर्क हो रहा है। वो वर्क क्या कर रहा है, अपने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर ले रहा है। तो वर्क डन बोलेगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा, तब ये फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, Pe cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। सर ये क्या है, ऐसा मैंने माना कि पहले यहाँ पे था, फिर घूमते घूमते यहाँ पे आ गया।
मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, पहले ऐसे था थीटा इनिशियल पर, घूमते घूमते यहाँ पे आ गया थीटा फाइनल। ठीक है, रोटेट कर रहा है तो पहले किसी एंगल पे होगा, मान लिया बोल दिया भाई 30 डिग्री से, सॉरी 60 डिग्री से 30 डिग्री तक लाइन ली कितना वर्धन करना पड़ा, तो इनिशियल क्या हो गया 60, फाइनल क्या हो गया 30। क्यों? क्योंकि 60 से स्टार्ट कर रहे हैं, खत्म कहां पे कर रहे हैं 30 पर। तो दो एंगल दिएगा तो ये बात करना, और एक स्पेसिफिक केस होता है, क्या होता है, इनिशियल को ले लेते हैं 90, उससे फायदा क्या होता है, ये कम हो जाती है 0, cos 90 कितना होता है 0, तो ये माइनस बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, तो ऐसा कुछ आएगा थीटा फाइनल सिर्फ क्या देंगे थीटा। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना, ये यूज करना जब एक ही थीटा गिवन हो। बोल रहा है कि भाई अगर कोई डायपोल 60 डिग्री पे है तो 60 डिग्री तक लाने के लिए कितना वजन करना पड़ेगा, सिर्फ ये बोला 60 डिग्री तक लाने के लिए कितना वजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 पुट करोगे, P और E, P का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E का मतलब इलेक्ट्रिक, क्वेश्चन में दिया होगा। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है, जब बोला क्वेश्चन में कि एक थीटा से दूसरे थीटा तक हम लोग रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं 30 डिग्री 60 डिग्री से 30 डिग्री तक लाने के लिए, ऐसा कुछ बोला होगा, दो एंगल तभी लगाना, सिर्फ एक एंगल बोले कि 60 डिग्री तक लाना है, कहां से लाना है कुछ भी पता नहीं, सिर्फ बस 60 डिग्री पे लाके बता तब है। अगर बोलेगा 60 से 30 लाके बता, दो एंगल बोल दिया क्वेश्चन में तभी, एक एंगल बोलेगा तभी। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन, बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डाइपोल वाला पोर्शन देख रहे हैं। तो देखो ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर ऑल पॉइंट्स, एक्सिस और इक्वेटर पे पूछा गया, तो हमने जनरल फॉर्मूला लिख दिया था, V इक्वल टू था KP cos थीटा R स्क्वायर। अब क्या बोला है, देखो खास बात, एक्सिस, एक्सिस का मतलब खुद के एक्सिस पे, खुद पे एक्सिस पे थीटा कितना होता है 0, याद रख लो भाई, इक्वेटर पर थीटा होता है 90, आपको पता है cos 0 क्या होता है 1। तो अगर एक्सिस पे बात की जाए, किस पे बात की जाए, एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस बोल सकते हो, तो यहाँ पे थीटा कितना पुट करोगे 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो क्या आ जाएगा KP R स्क्वायर। ठीक है, अगर इक्वेटर पे जाओगे, इक्वेटर मतलब y पे, थीटा होता है 90 और cos 90 कितना होता है आपको पता चल चुका होगा अभी तक, तो 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो ये जैसे ही 0 होगा तो सबको क्या कर देगा 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सिस, पहले क्या पूछा है इसने, एक्सिस के बारे में, एक्सिस फिर इक्वेटर, एक्सिस पे क्या आएगा डज नॉट इक्वल टू 0, और इक्वेटर पे क्या आएगा 0। समझ में आई बात, ये देखो 0 के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो Vx आएगा वो डज नॉट इक्वल टू 0, जबकि ये क्या आ जाएगा 0। आ रही है बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन फिर से, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो में कराया है भाई साहब, गुजरात बोर्ड वाला जब मैं सीरीज करा रहा था तो शॉर्ट वीडियो में कराया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज पेयर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर में देखो ये H2O तो पोलर, हाइड्रोजन तो कभी पोलर नहीं होगा, गलत, ऑक्सीजन भी नहीं होगा पोलर, गलत, यहाँ पे O2 भी पोलर नहीं होगा, दोनों पोलर चाहिए, तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास ये, तो ये दोनों कैसा पेयर है, पोलर का। क्लियर, चलो अभी हमने वर्क डन वाले कॉन्सेप्ट देखे, अब उसके ऊपर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला गया, अ पार्टिकल हैविंग मास स्मॉल एम हैविंग चार्ज क्यू इज एट रेस्ट पे। ठीक है, बना लेते हैं डायग्राम। एक कोई पार्टिकल है, हाँ सर पार्टिकल है, इसका चार्ज क्यू है, मास एम, ये रेस्ट पे मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0। सर ये कैसे पता चला, काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इतना हम लोग को क्लियर हुआ यहाँ से। चलो आगे पढ़ते हैं। ऑन अप्लाइंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन इट स्टार्ट मूविंग। अब इसके ऊपर क्या किया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, अच्छी बात है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा तो क्या लगेगा, फोर्स। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट ट्रेवल अ डिस्टेंस x इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो ट्रेवल करते करते कहाँ तक चली गई भाई, x तक।
कहाँ तक चली गई भाई, ये पार्टिकल कहाँ चला गया, कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। बहुत अच्छे सर, कोई दिक्कत नहीं। तो जब यहाँ पे आया तब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपको बताना। क्लियर। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, वर्क डन का दो फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों बताया, तो इन दोनों को सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फोर्स, यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है बताओ, फोर्स लगता है, बताया था F इक्वल टू यहाँ पे क्या लगेगा, Q इंटू ई। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स जो लगता है Q इंटू ई। तो F की वैल्यू पुट कर देंगे Q इंटू ई। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है देखो x। सर यहाँ पे एंगल क्यों नहीं लिखा है, तो डॉट होता है ना, F डॉट डी कॉस थीटा, जिधर चार्ज जा रहा है उधर फोर्स ही लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 कितना होता है 1। क्लियर। ये कैसे लिखोगे भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, बोलो इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल क्या है भाई 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, क्यू ई फोर्स और ये आपका डिस्प्लेसमेंट x। तो ये आ गया आपका आंसर 2 लाइन का। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आएगा भाई, डी राइट। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये भी आसान क्वेश्चन, क्या बोला गया ध्यान देना, अ मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिस। मतलब एक कोई सब्सटेंस है, उसके एक मोलिक्यूल का, कितने का भाई, एक मोलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, 10⁻⁻29 सेंटीमीटर नहीं है, कूलम इंटू मीटर है, ऐसा बोला गया। फिर क्या बोला गया, 2 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। अब उसके अंदर के दो मोल पार्टिकल क्या हो गए, पोलराइज्ड, मतलब 2 मोल के पास ये डाइपोल मोमेंट आ चुका है, ये कहना चाहता है। बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने भाई, 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, अच्छी बात है। फिर क्या बोला, व्हाट शुड बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट। अब क्या पूछ लिया, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या बताया था, अब देखो डाइपोल की बात कर रहा है ना, ये देखो माइनस और प्लस, तो मैंने बोला था भाई अगर डाइपोल की बात, प्लस वाला चार्ज, ठीक, डाइपोल की बात करेगा, अगर उसकी एनर्जी निकालनी हो या वर्क डन निकालना हो, तो 2 फॉर्मूला बताया था। एक में क्या था भाई, ये देखो लिख देता हूँ मैं, 2 फॉर्मूला बताया था। मैंने बोला वर्क डन बोलेगा या फिर क्वेश्चन में ये बोलेगा। एक तो बताया था मैंने PE cos थीटा इनिशियल cos थीटा फाइनल, पर ये कब लगाना है, जब 2 थीटा दिया हो। यहाँ तो कोई 2 थीटा बीटा दिया ही नहीं, थीटा वगैरह कुछ दिया नहीं, तो ये हम लोग लगाने वाले नहीं। आ रही बात सब, ये लगाने वाले नहीं। तो सर क्या लगाएंगे, तब हम लगाएंगे भैया, क्या लगाएंगे बताओ बताओ बताओ, सिर्फ लगाएंगे माइनस PE cos थीटा। पर सर थीटा लगाओगे तो, पर थीटा तो दिया ही नहीं यहाँ पे, तब क्या करोगे भाई, थीटा नहीं दिया है तो थीटा की वैल्यू हम मान के चलेंगे कितनी रही होगी, 0। तो cos 0 कितना होता है 1, ठीक है। जब एक कुछ भी थीटा नहीं दिया है और थीटा के बारे में कुछ बताया तो हमने बोला कि भाई जिधर पोल की डायरेक्शन है उधर किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पे थीटा क्या हमने ले लिया 0, जिससे हमारा cos 0 कितना आ गया भाई साहब 1। क्लियर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, माइनस PE। आई बात समझ। ये वाला तो यूज ही नहीं करना है, ये वाला तो यूज ही नहीं करना है, ठीक है। चलो इसको मैं रफ करता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस मिले। तो ध्यान से समझना मेरे बच्चों, ये इधर आ गया, ठीक है। अब U चल रहा है, अब यहाँ पे क्या हमको 1 मोल का चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 1 मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 2 मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मोल का मतलब कितना होता है, बताओ 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 भाई, 2 मोल का मतलब तो पता होना चाहिए। 2 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, अगर पार्टिकल n का मतलब यहाँ पार्टिकल, अगर 2 मोल की बात की जाएगा तो 2 × 6, देखो लिखा गया 1 मोल का लिखा गया 6 × 10⁻23। तो हमने किसके लिए लिखा था भाई, 1 के लिए, तो हमारे पास कितने भाई साहब 2 मोल। तो माइनस NPE सारी वैल्यू है, हाँ पुट कर देते हैं, माइनस ऐसे ही चल रहा है, n की वैल्यू आ गई 2 × 6 × 10⁻23। P की वैल्यू कितनी, 10⁻⁻20। अरे दिख नहीं रहा है सर, दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं, काम ही क्या है मास्टर का। चलो
माइनस एजिट है, एन की वैल्यू पता है, हाँ सर पता है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 10⁻23। सर पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 10⁻⁻29। फिर मल्टीप्लाई कितना कर ले भाई, ई कितना दिया, ई दिया 10⁻6। आ रही बात समझ में? अब सबका मल्टीप्लाई करते तो -12 तो ऐसे ही है, -29 + 23 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का आएगा 10⁻6 और प्लस का 10 ऑलरेडी 6 चल रहा है। आ रही बात समझ में? अब आपको दिख रहा होगा कि ये इसको निपटा देगा तो आएगा आपके पास -12 जूल आंसर आएगा। आई बात समझ में? कितना आएगा भाई, 12। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में इतना दिमाग काम नहीं करता है, लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए लेवल कैसे बढ़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे बी राइट है। आ रही बात समझ में? चलो अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है थोड़ा फोर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको मैं घर के लिए दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है। HW है, नहीं आएगा तो मैं शॉर्ट वीडियो में डायरेक्ट इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तब तक के लिए आप शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल